Hello, this video happens to be the second part of that video, and in this video I'll gonna discuss the Balakot airstrikes. आपको याद होगा पुलवामा अटैक्स के बारे में, और उसके रेफरेंस में मैंने अपनी पिछली वीडियो भी बनाई थी, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था पुलवामा अटैक्स को, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं उसको कॉम्प्रीहेंसिवली और काफ़ी अच्छी तरह से मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं बालाकोट एयर स्ट्राइक को डिस्कस करूँगा। पुलवामा अटैक्स को तो रिटेलिएट करना ही था और इंतकाम लेना ही था उन 40 सीआरपीएफ के सोल्जर्स की शहादत का, तो बस बालाकोट एयर स्ट्राइक कर डाली। बालाकोट एक छोटा सा टाउन है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा के ईस्ट में सिचुएटेड है और इसकी काफ़ी हद तक जोग्राफिकल और कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के साथ। वही गिलगित बाल्टिस्तान रीजन जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन वो उसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। वो मानते हैं कि ये उनकी 5th प्रोविंस है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी। खैर, उस पर हम कभी और डिबेट करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान रीजन पे। अभी ज़रा बालाकोट एयर स्ट्राइक पे आते हैं। तो फिर बालाकोट को इसलिए टारगेट किया गया इन एयर स्ट्राइक्स के लिए क्योंकि ये खबर थी कि बालाकोट में एक जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप ऑपरेशनल है, ट्रेनिंग कैंप ऑपरेशनल है वहाँ पर, और वहाँ पर तकरीबन 300 to 350 टेररिस्ट्स मौजूद थे। तो बस हमने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक कर डाली। इस एयर स्ट्राइक में इस मिशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। ऑपरेशन बंदर में वेस्टर्न एयर कमांड के एयर बेसिस मौजूद थे और वहाँ से ही सारे प्लेन्स, सारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ हुए। वेस्टर्न कमांड के ग्वालियर एयरबेस, बरेली एयरबेस और अंबाला एयरबेस से ये सारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ हुए थे, और सदर्न पंजाब में भी एक एयरबेस है, वहाँ से भी सुकोई Su-30 MKI के 4 फाइटर जेट्स टेक ऑफ हुए थे। अब मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन बंदर में कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स शामिल थे। इस पूरे स्क्वाड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रीफ करना चाहूँगा। इसमें मिराज 2000 के फाइटर जेट्स शामिल थे, और ऐसा कहा जाता है कि मिराज 2000 वो द प्रोटैगनिस्ट फाइटर जेट्स इन द ऑपरेशन बंदर, क्योंकि ये वही फाइटर जेट्स थे जिन्होंने वहाँ पर जाके एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में। और तकरीबन 12 मिराज 2000 के फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे, एंड दीज 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स वर वेल equipped विद स्पाइस 2000 एंड पोप आई प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स भी शामिल थे, और ये 2 एयरक्राफ्ट्स थे जिसमें जिसमें से एक तो था फैल्कन और दूसरा था नित्र। फैल्कन और नित्र की खास बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स, यानी पहले ही ये फोर वार्निंग दे देते हैं एयरक्राफ्ट्स को जो भी पीछे से अप्रोच कर रहे होते हैं कि आगे कोई थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही थ्रेट को डिटेक्ट कर देते हैं, उसे पहले से ही ये सेंस कर देते हैं, और उन्हें सेंस करके उन्हें इंटरसेप्ट करने का पोटेंशियल भी ये एयरक्राफ्ट्स रखते हैं, और ये नित्र एंड फैल्कन थे। इसके अलावा IAI हेरन अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इस स्क्वाड में शामिल थी, और इसके अलावा 2 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी शामिल थे, एंड दीज वर इल्यूशिन 78 एयरक्राफ्ट्स। इल्यूशिन 78 एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि अगर मान लीजिए मिशन के दौरान अगर किसी भी एयरक्राफ्ट का, किसी भी फाइटर जेट का फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है, तो कॉन्सिक्वेंटली एरियली ही उसमें वापस फ्यूल डाला जाएगा, और ये रिफ्यूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एयरक्राफ्ट्स की होती है, इल्यूशन 78 की। तो ये एयरक्राफ्ट्स शामिल थे इस स्क्वाड में जिन्होंने ऑपरेशन बंदर को एग्जीक्यूट किया, और ये वही एयरक्राफ्ट्स थे जो कि बालाकोट में गए थे। इसके अलावा 4 सुकोई Su-30 MKI के फाइटर जेट्स भी इस स्क्वाड में शामिल थे। अब ज़रा टैक्टिक की बात करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट्स किस तरह से गए। ग्वालियर, बरेली और अंबाला एयर बेसिस से सारे मिराज 2000 इनको इंक्लूड करके सारे एयरक्राफ्ट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हेड कर रहे थे, लेकिन साउथ पंजाब के एयर बेस से सुकोई Su-30 MKI वो अपोजिट डायरेक्शन में टेक ऑफ हुए, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। जोधपुर, बाड़मेर को क्रॉस करके उन्होंने वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ अप्रोच करना शुरू किया, और वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ भावलपुर था, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के सारे फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पे हो गए, और वो सभी भावलपुर की तरफ आ गए ताकि वो सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए इंट्रूजन क्रिएट कर सके, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद
इंडियन एयरफोर्स भावलपुर में एयर स्ट्राइक करने का प्लान कर रही है, क्योंकि भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स जो है, इस वजह से बेसिकली ये इंडियन एयरफोर्स की एक टैक्टिक थी। वो एक डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये लगा था कि शायद जैसे उरी अटैक हुआ था 2016 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से उसको रिटेलिएट किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजकर और वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो शायद कुछ इस तरह का फॉर्मेट इस बार भी इंडियन गवर्नमेंट अप्लाई करेगी और इसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक शायद इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ फाइटर जेट्स ऑपरेशनल थे, लेकिन वो सारे फाइटर जेट्स भी साउथ की तरफ डाइवर्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ सुकोई Su-30 MKI। तो बेसिकली वो एक डाइवर्जन था जो कि इंडियन एयरफोर्स ने क्रिएट किया था। अब इस डाइवर्जन का फ़ायदा उठा करके मिराज 2000 अपने पूरे कंटिजेंट को लीड कर रहा था, और यही मिराज 2000 मुजफ्फराबाद में जो किरण वैली है वहाँ से होकर वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और फाइनली वो बालाकोट में पहुंचा, और बालाकोट में अपने जितने भी एम्यूनिशंस थे, स्पाइस 2000 मिसाइल्स, इसके अलावा पोप आई प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस, उन सबको वहाँ पर कोलैप्स कर दिया। जितने भी पेलोड्स थे सबको वहाँ पर कोलैप्स कर दिया। वहाँ पर एक मैसिव बॉम्बार्डमेंट कर डाली, जिस वजह से वहाँ पर एक मैसिव एनहाइलेशन देखने को मिली, और ये कहा गया कि 300 to 350 टेररिस्ट्स इस अटैक में मारे गए। ये पूरा ऑपरेशन सुबह के 3 बजे किया गया, ऑपरेशन बंदर, और हाफ एन आवर के अंदर ही पूरा ऑपरेशन कंक्लूड करके वो सारे फाइटर जेट्स इंडिया में वापस लौटे और अपने रिस्पेक्टिव एयर बेसिस पे वो एंकर कर गए। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक हुई नहीं थी, ये एक अनरियलिस्टिक एयर स्ट्राइक थी। अगर मान लीजिए एयर स्ट्राइक हुई भी होगी तो वो एक अनइनहेबिटेड जोन में हुई थी। बालाकोट के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक हुई थी वहाँ पर कोई टेरर कैंप था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर एक स्कूल था जो कि पिछले 1 साल से बंद था, और वो एक अनइनहेबिटेड जोन था जहाँ पर यह बॉम्बार्डमेंट की गई। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तानी मिलिट्री की जो मीडिया विंग है, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसके डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और ये कहा कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं है। हालांकि जब जर्नलिस्ट ने आसिफ गफूर से ये इल्तजा की कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम उस जगह को देखना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, हम ग्राउंड सर्वे करना चाहते हैं, जाके हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाना चाहते हैं, तो आसिफ गफूर ने बैड वेदर का हवाला देकर उन्हें कहा कि बाद में चलते हैं कभी और, यानी उस जर्नी को मुलतवी कर दिया, उसे एडजॉर्न कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक हुई है बालाकोट में, वो एक ऐसा एरिया है जो बेसिकली रिच है, माउंटेन रिच है वो, और उसके चारों तरफ स्टीप स्लोप्स है। उन्हें किसी व्हीकल के ज़रिए अप्रोच नहीं किया जा सकता, वहाँ पर सिर्फ किसी एयरक्राफ्ट के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है, किसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से हेलीकॉप्टर्स के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पेडिमेंट क्रिएट होगा एरियली, तो इस वजह से हम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते। और उन जर्नलिस्ट को 1 महीने के बाद बालाकोट ले जाया गया। अब 1 महीने में तो नई बिल्डिंग भी बन सकती है, तो रेनोवेशन क्या चीज़ है, कुछ वक्त लगा होगा उन्हें रेनोवेशन करने में, उस बिल्डिंग को रिपेयर करने में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। और फाइनली जब जर्नलिस्ट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया 29 मार्च को, मुझे अच्छे से तारीख भी याद है, 29 मार्च 2019 को, तो वो एक वेल फिनिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, अनडैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मिलिट्री को पूरा 1 महीना मिल गया था उसे रिपेयर करने के लिए। तो बस, हालांकि पाकिस्तान तो अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, तो पाकिस्तान के जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इन पर तो हमें वैसे भी एतमाद नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी हद तक बालाकोट एयर स्ट्राइक की वैलिडिटी को सस्पेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट जो सैटेलाइट इमेजरीज़ हैं उनको एनालाइज़ किया गया, और उनको एनालाइज़ करने के बाद ये क्लेम किया कि इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं थी बालाकोट में। और ये जो सैटेलाइट इमेजरीज़ थी ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस से प्रोक्योर की गई थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, अटलांटिक काउंसिल और यूरोपियन स्पेस इमेजिंग। और इन सब सैटेलाइट इमेजेस में बेसिकली बालाकोट को दिखाया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। और जब इन बालाकोट की आफ्टर और बिफोर इमेजेस को आपस में क्लब किया गया, इन्हें जब सुपर इम्पोज किया गया, तो इनके दरमियान मज़ीद डिफरेंस देखने को ही नहीं मिला।
यानी सिमिलैरिटी थी दोनों इमेजेस में काफ़ी हद तक। इनमें ना तो किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन देखा गया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अनडैमेज नज़र आ रहा था इन सैटेलाइट इमेजरीज़ में। इनफैक्ट जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की रूफ थी उस पर भी कोई होल्स नहीं थे और उसके आसपास का जो एरिया था, उसके आसपास के जो डेंस वेजिटेशन का एरिया था वो भी पूरी तरह से अनडैमेज था। हाँ, वो उसमें नज़र आ रहा था कि कुछ ट्रीज़ थे वहाँ पर, वो ट्रीज़ थोड़े डैमेज्ड हो गए थे एयर स्ट्राइक की वजह से, वो उन सैटेलाइट इमेजरीज़ में दिखा रहे थे। तो इस बात ने काफ़ी हद तक गैल्वनाइज किया इंडियंस को भी कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की वैलिडिटी को सस्पेक्ट करें। लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड की तो इंडियन गवर्नमेंट के एविडेंसेस भी काफ़ी हद तक एडमिसेबल थे। ये इन एविडेंसेस के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ज़रा मैं आपको कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बारे में बता दूं। विकीलीक्स ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की 2004 की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, डिस्प्ले की थी। उसमें यह बताया गया था उस रिपोर्ट में कि किसी ज़माने में वहाँ पर बालाकोट में कोई टेरर कैंप ऑपरेशनल था, लेकिन अब वो वहाँ पर ऑपरेशनल नहीं है। और इनफैक्ट 2005 में जब मुजफ्फराबाद में काफ़ी मैसिव अर्थक्वेक आया था तब वहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल एड वर्कर्स रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब उन इंटरनेशनल एड वर्कर्स की सिक्योरिटी को एश्योर करने के लिए उन्हें किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो, इस वजह से वहाँ पर जितने भी टेरर कैंप्स थे उन सबको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया और उसके बाद ये टेरर कैंप्स कभी भी वहाँ पर रिसरेक्ट नहीं हुए। ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही थी जो कि विकीलीक्स ने डिस्प्ले की थी। अब बात आती है इंडियन गवर्नमेंट की काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट प्रोवाइड की गई। एनटीआरओ ने यह क्लेम किया था कि जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में उससे 1 आवर पहले वहाँ पर तकरीबन 300 टू 350 मोबाइल फ़ोन्स एक्टिव थे। अब एक तरफ तो पाकिस्तानी मिलिट्री ये कह रही है कि वो एक अनइनहेबिटेड जोन था। अब अगर वो अनइनहेबिटेड जोन था तो इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर 300 के आसपास एक्टिव कैसे हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जो ऑपरेशन बंदर में जो स्क्वाड शामिल था मिराज 2000 के साथ जितने भी ऑल्टरनेटिव एयरक्राफ्ट्स थे उनमें से एक IAI हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी थी। उस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार था। उस सिंथेटिक एपर्चर रेडार ने उस पूरी साइट की एक इमेजरी क्लिक की और वो इमेज काफ़ी हद तक इस बात को इलिस्ट्रेट कर रही है कि वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई थी। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि बुरी तरह से डैमेज हुआ था एयर स्ट्राइक के बाद। और जिस तरह से लोकल रेजिडेंट्स ने कहा था बालाकोट के कि वो एक स्कूल था, उस इमेज में देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्कूल होगा। वहाँ पर काफ़ी सारे टेरर ग्राउंड, वहाँ पर काफ़ी सारे कैंप्स थे, काफ़ी सारे ग्राउंड्स थे वहाँ पर जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और भी काफ़ी वहाँ पर ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स थे जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि वो एक टेरर कैंप ही था और वो काफ़ी बड़ा था और वो ऑपरेशनल था। वहाँ पर काफ़ी मूवमेंट्स को भी नोटिस किया गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये इमेज सिंथेटिक एपर्चर रडार की ये इमेज पब्लिश नहीं की, तो यहीं से एम्बिग्यूटी थोड़ी और इंक्रीज़ हो गई। हालांकि हमें अपनी गवर्नमेंट पे पूरी तरह से यकीन है कि वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है, बालाकोट में ज़रूर एयर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि अगर बालाकोट में एयर स्ट्राइक ना हुई होती तो फिर अगले दिन पाकिस्तान अपनी तरफ से F-16 फाइटर जेट्स ना भेजता रिटेलिएशन के लिए। हमने पहले इंटरसेप्ट कर दिया था कि पाकिस्तान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, तो इसीलिए वेस्टर्न कमांड को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई और इंडियन गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ रेड क्लिफ के साथ, वेस्टर्न बॉर्डर के साथ अपने सारे प्लेन्स को, अपने सारे एयरक्राफ्ट्स को हाई अलर्ट पे रख दिया और स्पेशली डी फैक्टो बॉर्डर यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके साथ इसे हाई अलर्ट पे रखा गया। वहाँ पर MiG-21 बाइसन के फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पे थे। अगले दिन वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर जेट्स अप्रोच कर रहे थे इंडिया की तरफ। वो इंडिया के एयर स्पेस में भी दाखिल हो गए। उनका ऑब्जेक्टिव था इंडियन आर्मी के किसी बेस को टारगेट करना और वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार गिराना। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन हमने उनके इस अटैम्प्ट को हैमस्ट्रंग कर दिया, इसे नलीफाई कर दिया। MiG-21 बाइसन ने एक बहुत ही इम्पेनिट्रेबल इंट्रूजन क्रिएट कर दिया F-16 फाइटर जेट्स के लिए और उन्हें मजबूर किया कि वो वहाँ से रिट्रीट कर जाए। इनफैक्ट F-16 फाइटर जेट वहाँ से रिट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन पर उनमें से एक रिकाल्सिट्रेंट फाइटर जेट भी था जो कि बिल्कुल भी रिट्रीट नहीं कर रहा था। तो
उसे भी एक तरह से गैल्वनाइज किया गया, इंस्टिगेट किया गया कि वो रिटेलिएट नहीं, वो रिट्रीट कर दे वहाँ से। और ऐसा करते करते जो हमारा मिग-21 बाइसन फाइटर जेट था वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो गया F-16 फाइटर जेट को चेज़ करते करते। काफ़ी देर तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में एक डॉग फाइट देखने को मिली मिग-21 बाइसन और F-16 फाइटर जेट के दरमियान। इसके बाद उस F-16 फाइटर जेट ने AIM-12 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च की, जिसे कि कॉमनली आमराम मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि F-16 फाइटर जेट के साथ ही अटैच्ड होती है। और उस आमराम मिसाइल ने मिग-21 बाइसन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रक्शन के बाद जो उसमें पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, उन्होंने कॉन्सिक्वेंटली अपना पैराशूट खोला और वो सेफली ज़मीन पर विड्रॉ हो गए। इसके बाद जब वो ज़मीन पर उतरे तो वहाँ की आवाम को ये लगा, पाकिस्तान के अवाम को ये लगा, जो वहाँ पर लोकली थे, लोकल रेजिडेंट्स थे, जो उनको ये लगा कि शायद ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई फ़ाइटर पायलट हो सकता है। तो फिर वो अभिनंदन वर्तमान के पास गए। तो अभिनंदन वर्तमान ने उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो उन लोगों ने कहा कि आप कश्मीर में हैं। तो अभिनंदन वर्तमान को लगा कि शायद मैं इंडिया के कश्मीर में हूँ, और अभिनंदन वर्तमान ने उन लोगों से पानी मांगा। इसके बाद उन लोगों ने अभिनंदन वर्तमान की यूनिफॉर्म को काफ़ी गौर से देखा, उस पर नेशनल एम्बलम को देखा इंडिया के, और वहाँ से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अभिनंदन वर्तमान इंडियन फाइटर पायलट है। इसके बाद क्या था, उन्होंने प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स रिसाइट करने शुरू कर दिए, जिससे अभिनंदन वर्तमान को पता चल गया कि वो इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है, और वो अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी तेज़ भागे। वो 500 मीटर्स तक भागे और रास्ते में उन्हें एक तालाब भी दिखा, और उस तालाब में उन्होंने अपने सारे क्रेडेंशियल्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डुबा दिए, ताकि जो कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ताकि पाकिस्तानी मिलिट्री के वो हाथ ना लगे। इसके बाद उन लोगों ने अभिनंदन वर्तमान को पकड़ लिया और उन्हें बड़ी बड़ी ब्रूटली मैन हैंडल किया। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी रेंजर्स वहाँ पर पहुँचे और जैसे तैसे करके मॉब से अभिनंदन वर्तमान को बचाया और उन्हें एस्कॉर्ट किया सेफ़ हाउस के लिए। सेफ़ हाउस में फिर उनकी इंटेरोगेशन हुई। उस दौरान पाकिस्तान से 2 वीडियोज़ रिलीज़ हुई थी। एक वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से अभिनंदन वर्तमान को मैन हैंडल किया था, और दूसरी वीडियो में पाकिस्तानी मिलिट्री की एमिकेबल ट्रीटमेंट को दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने अभिनंदन वर्तमान को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, उनकी इंटेरोगेशन भी की और उन्हें कॉफ़ी भी ऑफ़र की। काफ़ी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया उन्होंने वहाँ पर। 60 आवर्स तक, यानी 60 घंटों तक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान की कस्टडी में रहे, और इसके बाद 1 मार्च की शाम को उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि अभिनंदन वर्तमान ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बिल्कुल भी मैल ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उन्होंने काफ़ी हद तक पाकिस्तानी मिलिट्री की तारीफ़ की थी कि काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया और अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभिनंदन वर्तमान ने ये ज़रूर कहा दैट आई वॉज सब्जेक्टेड टू सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द इंटेरोगेशन, बट आई समहाउ इंटरसेप्टेड दैट। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक पाकिस्तानी मिलिट्री की तारीफ़ की। एक तरफ तो इमरान खान ने यह कहा कि अभिनंदन वर्तमान को हमने किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि एट अ गुडविल जेस्चर हमने अभिनंदन वर्तमान को रिलीज़ किया है। ये कोई गुडविल जेस्चर नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान वॉज बाउंडेड टू डू दैट। पाकिस्तान वॉज बाउंडेड टू रिलीज़ अभिनंदन वर्तमान बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस पर्टेनिंग टू वियना कन्वेंशन ऑफ 1963। वो अभिनंदन वर्तमान को बिल्कुल भी अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते थे, तो बस फाइनली उन्हें रिलीज़ करना पड़ा। तो ये कुछ इवेंट्स थे, ये कुछ क्रॉनिकल्स थे बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर। हालांकि आज भी काफ़ी हद तक एम्बिग्यूटी है बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि हमें तो इस बात पे मुकम्मल तौर से एतमाद है कि ऐसी एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और ये जो वेस्टर्न एंटिटीज़ है जैसे कि यूरोपियन स्पेस इमेजिंग, ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट और अटलांटिक काउंसिल, इन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरीज़ के बेसिस पे एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं, वो थोड़े देखा जाए वो काफ़ी हद तक एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस एयर स्ट्राइक को भी इनएडमिसिबल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। खैर, अब तो इस मुज़ाकरात को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे तो पूरा एतमाद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रॉबस्ट एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और
बाकी आप लोगों की फ़ीडबैक पर सब डिपेंड करता है। बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की बालाकोट एयर स्ट्राइक को डेमोंस्ट्रेट करने की। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो, बीच में कुछ छोड़ दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा और ज़रूर अपनी फ़ीडबैक में आप उसका मेंशन भी कीजिएगा। इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपसे। शुक्रिया आपका सभी का बहुत बहुत। थैंक यू। हैव अ मार्वलस डे अहेड। गुड बाय।